नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर तमाम सारी बातें हो रही है। कोरोना का इम्पैक्ट कितना, किस तरह से वायरस फैल रहा है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तमाम सारी बातें हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो अभी भी कोरोना को लेकर परेशान तो हैं ही, लेकिन उनके साथ आगे की बहुत सारी समस्याएँ हैं। कई ऐसे लोग हैं जो घर खरीदना चाहते थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कुछ फ्लैट्स लेना चाहते थे, कुछ बंगले लेना चाहते थे, कुछ प्लॉट्स लेना चाहते थे, ऐसे तमाम सारी चीज़ें थी, जिसके चलते लोग इस समय खाली समय में बैठकर इन्हीं सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जैसे ही ये दौर कोरोना का खत्म होगा, इससे मुक्ति मिलेगी तो हम हमारी जो प्रायोरिटी ज़िंदगी की रोटी, कपड़ा, मकान ये 3 ही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो रोटी कपड़े की व्यवस्था है, मकान को लेकर कई सारे लोग प्लान कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्पेशली इनवाइट किया है विपुल अग्रवाल को। सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स जो कि शहर का जाना-माना नाम है, पिछले 20 सालों से शहर में एक अपनी अलग छवि और कमिटमेंट के साथ जाना जाता है। तो स्वागत है विपुल आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया सर आपके प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ आके इस विषय में बात करने का। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर। विपुल काफ़ी यंग और एनर्जेटिक हो, मैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ कि आप काफ़ी अच्छे नए-नए इनोवेशन के साथ काम करते हो। मैंने ये भी सुना है कि इंदौर में जब आज के दौर में दलालों का जो एक ट्रेड चल रहा है, उससे अलग हट के आपने ऑनलाइन मार्केटिंग पर काफ़ी फ़ोकस किया और उससे काफ़ी अपना माल डिलीवर भी किया है लोगों को। जी सर, बिल्कुल। ऑनलाइन मार्केटिंग आज के दौर में मतलब कोरोना वायरस के दौर में तो और इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले से ये तो इम्पोर्टेंट था ही और हमने शुरू से ही इस पे फ़ोकस करा है। मतलब जब से मैं आया हूँ, मुझे 6 साल हुए हैं पापा को जॉइन करे हुए इस बिज़नेस में। तो पूरा हमारा ध्यान इसी पे हमने केंद्रित करा कि हम कैसे अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाएँ, ज़्यादा लोगों तक ऑनलाइन के थ्रू पहुँच पाएँ और अच्छे से प्रोफ़ेशनल तरीके से लोगों को रियल एस्टेट की सर्विसेज़ दे पाएँ, जो कि आजकल बहुत कम देखने में मिलता है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम एक सिस्टम के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू, एक तरीके से काम करें और कस्टमर्स को सैटिस्फाई करें। और इसलिए हमने हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी अपग्रेड करी, सारी तरीके से इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल कराई और इसी के थ्रू आज की तारीख में हमको कई सारे रिस्पॉन्सेज़ भी मिल रहे हैं, इंक्वायरी भी मिल रही है और आज के इस दौर में, कोरोना महामारी के दौर में भी हमारा काम चल रहा है और लोगों से हम कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों को हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छा है और मैं इसी लाइन के सभी दूसरे लोगों को भी ये बोलूँगा कि आप सब भी अब ऑनलाइन आइए, क्योंकि आने वाला टाइम मुझे जो लग रहा है वो इसी का ही है। अब कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी को खरीदने के तरीके में लेके। तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही पहले देखेंगे, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट लेके मुझे लगता है घर देखने का प्लान करेंगे। भीड़ एक साथ नहीं आएगी अब प्रॉपर्टी देखने। तो ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आने वाले टाइम में और इसी के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, एक अच्छी बात कही आपने कि अब आने वाले समय का दौर समय है वो बदलेगा। भीड़ एक साथ नहीं आएगी। पहले प्रॉपर्टी मेले लगा करते थे, मुझे लगता है कि आपने भी कई सारे आपके पापा ने, सुनील अग्रवाल जी ने कई सारे ऐसे कार्यक्रम किए जब लोगों को 2 दिन के लिए हम एंगेज करते थे, बुलाते वहाँ पर गेम खिलवाते थे, फिर अपनी प्रॉपर्टी दिखाते थे, उनको लंच से डिनर से लेके काइट फेस्टिवल तमाम सारी चीज़ें करते थे। लेकिन अच्छी बात आपने कही है और इस चीज़ को पकड़ा है आपने कि आज के इस दौर में निश्चित तौर पर अब वो भीड़ नहीं लौटेगी। अब वो जेन्युइन बायर लौट कर आएगा और सही तरीके से मार्केटिंग होगी, सही तरीके से परचेज़र या जेन्युइन यूज़र जाएगा। क्या कहते हो बिल आने वाले समय में ये जो प्रॉपर्टी का दौर जो ये कोविड का जो दौर चल रहा है, इसके बाद प्रॉपर्टी में कोई उतार-चढ़ाव की क्या उम्मीद रखते हो? सर देखिए, आने वाले 3 महीने तो बहुत टफ रहने वाले हैं, इसमें कोई जी, डाउट नहीं है। सब लोग जी। अपने आप को रीअरेंज करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन 3 महीने के बाद मुझे जो लगता है, जब बाहर की कंट्रीज़ चाइना से धीरे-धीरे अपना, अभी भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग अपना वहाँ से बिज़नेस हटा रहे हैं और इंडिया को एक एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं, क्योंकि चाइना के बाद इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है और एक स्किल्ड लेबर अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे उसके साथ मिल सकता है। तो ये जब कंपनीज इंडिया आएगी और अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी, तो इससे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेगी। दूसरी एक चीज जो मैं देखता हूँ कि बाहर की कंट्रीज में अब लोग रहने का जो मोह था कि हम बाहर रहेंगे, आउट ऑफ इंडिया रहेंगे, डेवलप कंट्री में रहेंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो
महामारी को जिस तरीके से हैंडल करा है और जिस तरीके से इंडिया ने हैंडल करा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज यूएस की अपन सिचुएशन देखे तो वो बहुत खराब है। वहां पे यूएस ने अपने काम को पहले चूज करा बजाय लोगों के। वहीं भारत की सोच ये रही कि हम पहले लोगों को बचाएंगे, काम अपने आप होता रहेगा, उसको भी वो लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन होने वाला है, बाहर के लोग इंडिया को देखेंगे और दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर के लोग इंदौर को देखेंगे, और वो चाहेंगे कि कहीं भी हम 100-200 किलोमीटर के रेडियस में अपने घर वालों के आसपास रहें, क्योंकि इस माहौल में सबको ये रियलाइज हो गया है कि परिवार ही सब कुछ है, एक घर ही सब कुछ है। बाकी सारी चीजें अभी कोई काम नहीं आ रही है, कोई फालतू नजर आ रही है। जो भी अपने जितने भी लग्जरी चीजें थी, जितनी भी लग्जरी कारें थी, लग्जरी वॉचेस थी, जो भी था, आज वो कुछ मायने नहीं रख रही है। मायने रख रहा है आपका एक घर, आपका रोटी। और कपड़ों की भी मैं बात करूं तो कपड़े भी आप लग्जरी कपड़े नहीं पहन रहे हैं, आप नॉर्मल घर के कपड़ों में अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं और टाइम गुजार रहे हैं। तो ये सब चीजों में कमी आएगी और आदमी घर को अब ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो मुझे लगता है 3 महीने के बाद कहीं ना कहीं हम एक उठाव दे सकते हैं प्रॉपर्टी मार्केट में। अच्छी बात कही विपुल, एक बहुत गहरी बात कही है आपने, अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा अच्छी परिपक्व बात कही है कि लोग इस दिशा में जाएंगे। व्हाट्सएप पर एक जोक चल रहा है कि वैवाहिक विज्ञापन अब जो आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि लड़का क्या करता है, बोले अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको लड़का चाहिए मंसूर, नीमच, रतलाम। हम बाहर के देश का लड़का या देश के बाहर का लड़का भी नहीं ढूंढते। जोक है, लेकिन जिंदगी में अब ये चीज हकीकत बन गई है। ये आपने अपनी बातों से इसको साबित किया है। क्या लगता है विपुल, जैसा आपने कहा कि चाइना से कई सारे इंडस्ट्रियां वाइंड अप होंगी, वापस भारत की तरफ आएंगी, तो निश्चित तौर पर जब वो लोग भारत लौट कर आएंगे तो कहीं ना कहीं सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी अपना खुद का मकान होगा। कितना सहमत है मेरी इस बात से? 100% खुद का मकान बहुत जरूरी है, और खुद के मकान में जो सुकून है वो किराए के मकान में भी नहीं है। आज आप इतना किराया भर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसकी जगह अगर आप ईएमआई भरेंगे और खुद का मकान लेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आने वाले टाइम में। एक फिजिकल एसेट आपका तैयार हो जाएगा। अगर आज मैं शेयर मार्केट की और म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इस बाजार में वो इतना वॉलेटाइल है कि आप इंस्टेंटली पैसा कमा नहीं सकते। मैं कई इन्वेस्टरों का सुन रहा हूँ कि उन्होंने खूब नुकसान झेला है इस महामारी के टाइम शेयर मार्केट में। उनके 10 लाख के अगर शेयर थे तो आज वो 4 लाख के रह गए। तो अगर वहीं प्रॉपर्टी की बात करें तो वो फिजिकल एसेट है, वो इस तरह से नहीं गिरती जिस तरह से शेयर मार्केट या कोई गिरता है। तो एक तरह से आपका फिजिकल एसेट भी तैयार हो जाएगा और खुद का घर भी हो जाएगा। कई लोगों के हम कंप्लेंट सुन रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं कि कई लैंडलॉर्ड आज की तारीख में शायद रेंट वालों को परेशान भी कर रहे हैं। ऐसी भी चीजें सुनने में आ रही है जो कि बहुत खतरनाक है आज के माहौल में। तो सब लोगों के लिए एक घर जो है, आज इतने 24 घंटे इतने दिनों से वो घर में अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, तो घर, एक खुद का घर होना बहुत जरूरी हो जाएगा आने वाले टाइम में, मुझे जो लगता है। आपने अच्छी बात कही, मकान मालिक वाली बात कही, किराएदार और मकान मालिक के रिश्तों की बात कही है। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाल दिया है जिसके तहत आने वाले 3 महीने तक कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को किराए के लिए परेशान नहीं कर सकता है। तो ये एक फौरी राहत है, लेकिन हकीकत यही है कि खुद का घर खुद का होता है। बिल्कुल। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने 25,000 करोड़ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए देने की बात कही थी। उसका मकसद, केंद्र सरकार का मकसद था कि इससे शायद रियल एस्टेट सेक्टर उड़ जाएगा। तो उसका कोई फर्क पड़ा है? मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, कोविड के पहले की। सर एक्चुअली ये पैसा, टू बी रियली बताऊं तो मार्केट में आया ही नहीं। ये पैसा बैंक द्वारा, लोन के द्वारा दिया ही नहीं गया बिल्डरों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए। ये अभी भी आरबीआई के पास ही उसी तरह से रखा हुआ है, जितना मैं सुन रहा हूँ बाहर के लोगों से, कि ये पैसा अभी तक मार्केट में उस लेवल पे फ्लोट ही नहीं हुआ है। अगर ये पैसा भी फ्लोट हो जाता तो कहीं ना कहीं हम देखते कि सुधार दिखता हमको रियल एस्टेट में, और डिमांड बढ़ते हुए दिखती है और कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखता। बट ये पैसा अभी आना बाकी है। तो आज के डिमांड में, आज के मार्केट में अगर ये पैसा भी मिलता है और भी कुछ नई स्कीम लाती गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कि फायदा होगा। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में रियल एस्टेट ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। आज 250 कंपनियां अलग अलग तरीके की इस रियल एस्टेट सेक्टर से चलती है। इतने सारे वेंडर हैं, इतने सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के बाद अब इस पे ध्यान देगी और देना भी चाहिए। हालांकि अभी भी जो गवर्नमेंट ने फौरी राहत देने की बात कही है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर को भी रखा है उन्होंने।
और निश्चित तौर पर आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों की रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, वापस लौट कर आ रहे हैं। अब लोगों जिस कोविड-19 ने इसने एक सिखा दिया है लोगों को कि अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर रहकर हम कभी अच्छे से नहीं रह सकते, सुकून के साथ नहीं रह सकते। धीरे-धीरे न्यूक्लियर फैमिली वाले कॉन्सेप्ट में भी कमी आएगी। क्या इससे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल। आज परेशानी के समय में आपके ना दोस्त काम आ रहे हैं, ना कोई और काम आ रहा है, या अगर कोई काम आ रहा है या आप जिनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं तो वो आपका परिवार है। मैं आज भी देख रहा हूँ कई लोग, मेरे खुद के ही भाई की बात करूँ तो वो आज मुंबई में है। वो उसकी रिसेंट शादी हुई है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उनको भी अपने आप में एक अलग-अलग टाइप के चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आज वो संयुक्त परिवार में साथ में रह रहा होता, मम्मी-पापा, दादा-दादी के साथ में रह रहे होते, तो परेशानी बढ़ जाती है और बढ़ जाने से कम हो जाती है। तो मुझे सही। लगता है कि धीरे-धीरे जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है वो कम होगा और लोग ज़्यादातर अपने परिवार के साथ रहेंगे, और अपने भारत के संस्कार भी ऐसे हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ के नहीं है, वो संस्कार अपने भारत में है। मुझे लगता है धीरे-धीरे लोग समझेंगे। अगर अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी मिलेगी तो ऑब्वियसली घर के आस-पास ही रहेंगे लोग। सही कहा आपने। हमारे संस्कारों ने पूरी दुनिया को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया है। हाथ मिलाने से लोग हाथ जोड़ने पर आ गए हैं। हम धीरे-धीरे लौट रहे हैं अपनी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ। हम धीरे-धीरे लौट रहे हैं हमारी संस्कृति की तरफ, और हमारी संस्कृति को विदेशियों ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। विपुल, हम फिर रियल एस्टेट की तरफ लौटते हैं। क्या लगता है इस समय जो दौर चल रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं? आपने इस कोविड-19 के दौर में, लॉकडाउन के दौर में भी लोगों से बात की है और अपना कुछ न कुछ कन्वर्जन किया है। आने वाले समय में कितना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कितना सही और किस दिशा में होना चाहिए? क्या वो फ्लैट में होना चाहिए? क्या वो बंगलो में होना चाहिए? क्या प्लॉट्स में होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि इंदौर जैसे मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो आपको प्लॉट पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या बंगलो पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और ज़्यादातर ध्यान अपना अफोर्डेबल प्रॉपर्टी पे लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लग्ज़री की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में ज़रूरतें कम करके और पैसा सेव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी एक व्यक्ति के पास रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है अफोर्डेबिलिटी के साथ अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छे बिल्डर का प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए। और निश्चित रूप से सर, रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप, क्योंकि मैं फिर कहूँगा, फिजिकल एसेट है ये, जो कि पुश्तों तक आपकी नई पीढ़ियों तक के लिए काम आ सकती है, नई पीढ़ियों तक के लिए एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। तो मुझे लगता है इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, और इंदौर जैसे शहर के लिए तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इंदौर अभी ग्रो कर रहा है। इंदौर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आज इंदौर का हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर सबसे अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और खुद का घर अगर अभी तक नहीं लिया है, तो बहुत अच्छा समय है घर खरीदने का। हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कमी आए, हालाँकि अभी 7.9% ऑलरेडी एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन मिले, जो एक डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट में। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट बूस्ट करने के लिए इसको ये दे सकती है। तो बायर के लिए ये सबसे अच्छा समय है प्रॉपर्टी खरीदने का। इससे अच्छा समय मुझे नहीं लगता। आने वाला 6 महीना जो है वो बहुत अच्छा समय है। अच्छी बात आपने कही, स्टैम्प ड्यूटी को कम करने की बात कही है। बिल्कुल, अगर हम ऐसे देखें तो लगभग 20 से 25% के बीच जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और तमाम तरह से टैक्स मिलकर जब प्रॉपर्टी पे लगते हैं, तो ये बड़ा भारी पड़ता है किसी इन्वेस्टर के लिए। बिल्कुल भारी पड़ता है सर, बिल्कुल भारी पड़ता है। आज 12.5% इंदौर में स्टैम्प ड्यूटी है, और जीएसटी अलग है 5%, और 1% अफोर्डेबल पे है। और वो बहुत बड़ा खर्चा है अपने आप में घर खरीदने का। तो हम यही बोल रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट की कमाई भी है इसमें, गवर्नमेंट को भी फंड लगता है, सारी चीजें लगती है। हम यही बोल रहे हैं कि अगर डिमांड बढ़ानी है तो थोड़े टाइम के लिए, जैसे दिवाली या दशहरा के टाइम के लिए, अगर आप स्टैम्प ड्यूटी में कुछ ऑफर टाइप का दे दे कि यार इस पीरियड में, आप इतने पीरियड में अगर आप रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको इतनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, तो मुझे लगता है बायर का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं यार, मैं डिले कर रहा हूँ लेने का, मैं अभी लेता हूँ, अभी ज्यादा सही समय है। तो मुझे लगता है ये, अगर गवर्नमेंट कहीं भी इस तरीके का कुछ प्लानिंग करेगी तो वो डिमांड क्रिएट कर सकता है। अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, उन पर डिमांड की स्थिति कैसी है और वो कहाँ-कहाँ चल रहे हैं? सर, हमारे 3 अलग-अलग एरिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सबसे पहला एरिया हमारा विजयनगर में है। विजयनगर में हम कासा विलास के नाम से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
जिसमें हम 10 एकड़ पे सिर्फ 200 बंगले बना रहे हैं। 200 परिवारों के लिए 10 एकड़ का जमीन एलोकेट करा है और बहुत ही लो डेंसिटी है। आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा कि मैं कंजेस्टेड एरिया में ना रहूं। अगर मैं कंजेस्टेड एरिया में रह रहा हूं तो मैं खुले एरिया में रहूं। तो हमारे लकीली जो भी प्रोजेक्ट हैं वो सब कंजेस्टेड एरिया में नहीं है, खुला वातावरण है। कासा विलास में हम बंगले दे रहे हैं 800, 900, 1000 फीट के प्लॉट पे बना के 45 लाख से स्टार्टिंग में। दूसरे हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिचौली मर्दाना एरिया, जो कि आज की तारीख में सबसे ग्रोइंग एरिया है, जहाँ पे स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी हैं, सारी कनेक्टिविटी भी है। वहाँ पे हम प्लॉटिंग और फ्लैट लेके आए हैं। प्लॉटिंग 20 लाख से स्टार्टिंग है और फ्लैट 9,22,000 से है, 1 BHK एंड 2 BHK, जो कि अफोर्डेबल रेंज में है प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ। और तीसरा एरिया जो है, जो हमको लगता है आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो चाइना से निकल के अगर इंडिया की तरफ आती है तो वो SEZ को सबसे पहले देखेगी। तो पीतमपुर एक बहुत बढ़िया हब बन के आने वाला है जहाँ पे डिमांड रह सकती है। वहाँ पे हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, श्री सिटी के नाम से और एक पीतमपुर सिटी होम्स के नाम से। वहाँ पे भी हम प्लॉट लेके आए हैं, 350 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स हैं हमारे। तो सारे प्रोजेक्ट लो डेंसिटी है, खुला खुला है, प्लॉट वाले भी हैं, फ्लैट वाले भी हैं और बंगले वाले भी हैं। कस्टमर को 6,84,000 से लेके 4 करोड़ तक की प्रॉपर्टी आज हम इंदौर में अवेलेबल करा रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है, लीगल है, 100% सिक्योर्ड है, सब अच्छी क्वालिटी की है और सारे अच्छे बिल्डर्स की है। बिल्कुल, बहुत अच्छी उम्दा जानकारियां आपने दी है और निश्चित तौर पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये जानकारियां पसंद आएगी। वो लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो फ्यूचर अपना देख रहे हैं और जो इंदौर में बसना चाहते हैं, उनके लिए भी तमाम सारी जानकारियां आपने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से दी है। और वो लोग जो कहीं भी रह रहे हैं, इस शो को देखते हुए चाहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आपकी उम्र के लिहाज से आपने बहुत परिपक्वता के साथ सब बातों का जवाब दिया और हमसे बातचीत की। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू।